बजट से पहले खुशखबरी। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 709.41 बिलियन डॉलर हुआ। एक हफ्ते में 8 बिलियन डॉलर की बढ़त दर्ज। सोने का रिजर्व 123 बिलियन डॉलर तक पहुंचा। 5.6 बिलियन डॉलर की बढ़त। रुपए को स्थिर रखने के लिए आरबीआई ने फॉरेक्स स्वैप और डॉलर बिक्री की। हम कर रहे हैं इस वक्त इंडियन रिजर्व्स की 700 अरब डॉलर्स को क्रॉस कर चुके हैं वो लोग, और दुनिया में चौथे या तीसरे बड़े रिजर्व्स उनके पास मौजूद हैं। बट व्हाट द थिंग इज, व्हाट इज गोइंग ऑन। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बताया ये जा रहा है कि जो 44% इन्वेस्टमेंट जो है, यानी कि जो गैर मुल्की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 44% पाकिस्तान में कम हो गई है। जी हाँ, मैंने आपको यही बताया है कि 44% जो गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जा रही थी या की जाती है, वो 44% जो है उसमें कमी आई। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है और उसमें ये मेंशन किया गया है कि नेक्स्ट ईयर, यानी अभी से 4 या 5 महीने के अंदर अंदर जो ये रिजर्व्स हैं ये पहुंचेंगे 750 बिलियन डॉलर्स के ऊपर। मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। जो टेंशन है पूरी दुनिया में वो बढ़ती जा रही है जब से डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई दुनिया से अलग चल रही है, लेकिन जो फेडरल रिजर्व का चेयरमैन है उसके साथ एक नए लेवल पे लड़ाई थी। जो जेरोम पोवेल हैं उनकी लड़ाई डोनाल्ड ट्रंप से इसलिए थी कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं चीप मनी उसको मिले ताकि पूरे की पूरे कंट्री को इकोनॉमी को राइज करवाया जाए। उसी के साथ साथ जो है बहुत से लोग जिनका बस चला जो निकल पाए वो जी पाकिस्तान से निकल भी गए हैं, और कहा यह जा रहा है तकरीबन 7,62,000 लोग सिर्फ एक साल के अंदर पाकिस्तान छोड़कर किसी भी दूसरी कंट्री की तरफ चले गए हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत ने चुपचाप ऐसा आर्थिक दांव खेल दिया है जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमीज को सोचने पर मजबूर कर दिया है, तो क्या आप यकीन करेंगे? बजट 2026 से ठीक पहले सामने आए आंकड़े सिर्फ नंबर नहीं हैं, ये भारत की बदलती ताकत की कहानी है। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ताजा डेटा ने दिखाया कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका है। सवाल ये नहीं कि रिजर्व बढ़ा कैसे, असली सवाल यह है कि भारत ने इतनी तेजी से यह बढ़त हासिल क्यों की और इसके पीछे कौन सी रणनीति छिपी है। यहीं से शुरू होती है असली कहानी जो आगे चलकर ग्लोबल पावर बैलेंस को प्रभावित कर सकती है। बात हम कर रहे हैं इस वक्त इंडियन रिजर्व्स की 700 अरब डॉलर्स को क्रॉस कर चुके हैं वो लोग, और दुनिया में चौथे या तीसरे बड़े रिजर्व्स उनके पास मौजूद हैं। बट व्हाट द थिंग इज, व्हाट इज गोइंग ऑन। अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है और उसमें ये मेंशन किया गया है कि नेक्स्ट ईयर, यानी अभी से 4 या 5 महीने के अंदर अंदर जो ये रिजर्व्स हैं ये पहुंचेंगे 750 बिलियन डॉलर्स के ऊपर। मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है, एक बहुत बड़ी सक्सेस है। वैसे तो 700 अरब डॉलर भी कोई मामूली बात नहीं है कि ये इतनी स्पीड से तकरीबन 13 अरब डॉलर्स का इजाफा हुआ है लास्ट 2 हफ्तों में, तो ये एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल कामयाबी है। बट अब 750 बिलियन डॉलर्स और शायद 2025 के एंड तक माइट भी पॉसिबल कि 800 बिलियन डॉलर्स को वो क्रॉस कर लें। क्या ऐसी चीजें हैं? लगन है, कोशिश है, अपने काम से काम रखना है, इधर उधर नहीं झांकना, अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा है, उसके साथ बहुत सारे रिफॉर्म्स की अपनी इकोनॉमी को ओपन किया है, दुनिया को जिसे कहते हैं कि सामने रखा है हिंदुस्तान को कि भाई आओ यहाँ पे काम करो, पैसा कमाओ और इन अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाओ। लोग आते हैं, उनके पास अपनी भी बहुत सारी बड़ी कंपनीज मौजूद हैं जो दुनिया के इन मिडल ईस्ट में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनके पास, अफ्रीका में हैं, यूरोप में हैं, बहुत सारी दुनिया के बड़े बड़े कंट्रीज में वो उनकी कंपनीज जो है, इंडियन कंपनीज की मैं बात कर रहा हूँ कि वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। बट उन्होंने मिडिल ईस्ट को भी अट्रैक्ट किया, उन्होंने यूरोप को भी अट्रैक्ट किया, उन्होंने यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान को भी अट्रैक्ट किया, उन्होंने मर्सिडीज बेंज, ऑडी और जो F-16 बनाने वाली कंपनी है मार्टिन करके, उनको भी अट्रैक्ट किया है।
उन्होंने एयरबस और बोइंग को भी अट्रैक्ट किया है। ये एक बड़ी कामयाब स्टोरीज हैं। ठीक है, हम ये कहते हैं कि जहां हम किसी से बात करते हैं कि ये इंडिया ने तो ये करे, तो कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, सबकी बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में बताया ये जा रहा है कि जो 44% इन्वेस्टमेंट जो है, यानी कि जो गैर मुल्की या फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो 44% पाकिस्तान में कम हो गई है। जी हाँ, मैंने आपको यही बताया है कि 44% जो गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में की जा रही थी या की जाती है, वो 44% जो है उसमें कमी आई है। और उसी के साथ साथ जो है बहुत से लोग जिनका बस चला, जो निकल पाए, वो जी पाकिस्तान से निकल भी गए हैं। और कहा यह जा रहा है तकरीबन 7,62,000 लोग सिर्फ एक साल के अंदर पाकिस्तान छोड़कर किसी भी दूसरी कंट्री की तरफ चले गए हैं। अगर कोई विजिट वीजा पर गया है, कोई पक्का गया है, किसी ने वापस आना है, किसी ने वापस नहीं आना है, लेकिन बहरहाल मुल्क छोड़ गए हैं तकरीबन 7,62,000 लोग। और हमारे जो हुक्मरान है वो कहते हैं कि जी सब कुछ बहुत बेहतरीन जा रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है और कोई टेंशन की बात नहीं है। पंजाब में जी जैसे कि आपने देखा कि मरियम नवाज के बेटे की जिस तरह से शादी की फंक्शंस हुए और जो खर्चा किया गया, उसके बाद बड़ी बातें की गई कि जी पंजाब को ऐसा बना दिया, वैसा बना दिया। अब दोस्तों, अगर हम इस पूरी तस्वीर को गहराई से देखें तो समझ आता है कि यह कोई अचानक हुआ इकोनॉमिक मिरेकल नहीं है, बल्कि एक वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी का नतीजा है। जब पूरी दुनिया इन्फ्लेशन, रिसेशन के डर और करेंसी इंस्टेबिलिटी से जूझ रही है, तब भारत ने क्वाइटली अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मजबूत करने पर फोकस किया। खास बात यह है कि भारत अब सिर्फ डॉलर पर निर्भर नहीं है। आरबीआई ने पिछले कुछ समय में गोल्ड रिजर्व्स पर खास ध्यान दिया है, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के दौर में गोल्ड सबसे भरोसेमंद एसेट माना जाता है। सोने की कीमतों में तेजी और स्ट्रेटेजिक बाइंग के चलते भारत का गोल्ड रिजर्व लगातार मजबूत हुआ, जिसने ओवरऑल रिजर्व्स को बड़ा सपोर्ट दिया। इसके साथ साथ आरबीआई ने फॉरेक्स मार्केट में स्मार्ट इंटरवेंशन किया, कभी डॉलर सेलिंग, कभी लिक्विडिटी कंट्रोल, ताकि इंडियन रूपी जरूरत से ज्यादा वॉलेटाइल ना हो। यही वजह है कि जब कई देशों की करेंसीज दबाव में आईं, तब रूपी कंपैरेटिवली स्टेबल बना रहा। इसका सीधा असर फॉरेन इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस पर पड़ा, जिन्होंने भारत को एक सेफ इकोनॉमिक डेस्टिनेशन के रूप में देखना शुरू किया। यह पूरी स्थिति भारत को सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकली भी मजबूत बनाती है, क्योंकि मजबूत रिजर्व्स का मतलब है ग्लोबल निगोशिएशंस में ज्यादा भरोसा और आत्मनिर्भरता। आने वाले समय में, खासकर बजट 2026 के बाद, सरकार और आरबीआई के फैसले इस स्ट्रेंथ को ग्रोथ में कैसे बदलते हैं, यह देखना बेहद अहम होगा। लेकिन एक बात साफ है, भारत अब रिएक्टिव इकोनॉमी नहीं रहा, बल्कि प्रोएक्टिव प्लानिंग के साथ ग्लोबल फाइनेंशियल गेम खेल रहा है।